नमस्कार, मैं पीसी शर्मा और आप देख रहे हैं info.com न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में हैं गोपाल कुमार जी, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनसे हम ये जानेंगे कि कहाँ निवेश करें, कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर कि निवेश करना जो है वो रिस्क फ्री होता है, और हम रिटर्न की भी बात करेंगे। ये दोनों बात इनसे विस्तार से हम जानेंगे। आइए जानते हैं इनसे। गोपाल जी नमस्कार। कि निवेश हर व्यक्ति करना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि निवेश नहीं करना चाहता, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का हो, चाहे वो बिल्कुल गरीब से गरीब तबके का लोग हो या फिर बहुत पैसे वाले हो। निवेश आजकल सब लोगों की आवश्यकता बन गई है। लेकिन एक सभी लोगों के मन में एक आशंका होती है कि निवेश हम कहाँ करें कि हमारा पैसा जो है वो सुरक्षित हो। लोगों में ये भी भावनाएं होती है कि हमें कम इंटरेस्ट मिले, लेकिन हमारा जो मूलधन है, जो हमारा बेसिक अमाउंट है, वो पूरी तरह से सिक्योर्ड हो। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि रिस्क फ्री संस्थाएं कौन कौन सी हैं जहां पर कि लोग थोड़ा निर्भीक होकर के निवेश कर सकें। पैसा जहाँ है वहाँ रिस्क है, चाहे पैकेट में हो और यहाँ तो दूसरे को दे रहे हैं, तो पैसा जहाँ भी है वहाँ रिस्क है। अब वो पैसा आप बैंक में करें, पोस्ट ऑफिस में करें, या फिर म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में सीधे करें, गोल्ड में करें, कहीं भी करें, आपको रिटर्न और रिस्क दोनों के विषय में जानना जरूरी है। जब तक दोनों के विषय में नहीं जानेंगे तब तक आपका मन हलचल में रहेगा। अब है कि रिस्क हर एक जगह क्या है, प्रत्येक संस्थान में सबका एक रेगुलेटरी बॉडी है। एक और अभी नया रिस्क आ गया, जैसे बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, आरबीआई उसको देखभाल करता है। म्यूचुअल फंड का सेबी है, सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का सेबी है। आपका इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस में भी है कि रिस्क कवरेज लाइफ का तो होता ही या नॉन लाइफ का, उसके साथ उसमें भी निवेश का रहता है। यूलिप हो गया या इंडोमेंट प्लान हो गया, तो उसका रेगुलेटर आईआरडीए होता है। तो गवर्नमेंट हर एक का एक रेगुलेटर बना दिया, लेकिन एक और इससे भी परे आ गया है जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। उसका कोई रेगुलेटर ही नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। तो हर एक जगह रिटर्न भी है, रिस्क भी है। अगर हम रिस्क को समझेंगे तो तब हम एक बेहतर रिटर्न ले पाएंगे। बस एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करेंगे। लोगों की ये मानसिकता होती है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर जो है जीरो रिस्क है। ये मानना कितना सही है? नहीं, जीरो रिस्क नहीं है। जब तक भारत है तभी तो आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, भारत सरकार को देते हैं। अगर देश खत्म हो जाए तब, जैसे अभी यूक्रेन, या जो दिवालिया कगार पर है जैसे श्रीलंका, देश तो है, रुपया भी है, लेकिन चूंकि दिवालिया हो गया तो उसका इतना ना अवमूल्यन उसकी मुद्रा का हो गया है, इतना डिप्रिसिएशन हो गया मुद्रा का कि आप वहां भी आपका रिस्क है। तो ईश्वर ना करे भारत में कभी ऐसा हो, लेकिन रिस्क तो है ही। रिस्क तो हर एक जगह है। आप पैकेट में है तो पॉकेट मार का रिस्क है, घर में है तो डकैत का रिस्क है। रिस्क तो हर एक जगह है। तो रिस्क को समझना और फिर रिटर्न उससे क्या मिलता है, और तीसरा और एक बात जानना जरूरी है कि उस पर क्या टैक्सेशन होता है। अगर हम गाड़ी कमाई कहीं भी अगर हम निवेश करते हैं तो उसमें फिर जो रिटर्न आता है उस पर क्या टैक्स बनता है, किस तरह का टैक्सेशन होता है। तीनों बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे बैंक को ले लेते हैं, बैंक में एफडी करते हैं। अब बैंक में एफडी, बैंक में भी रिस्क है। अगर बैंक का मान लेते हैं उसका जो मार्जिन होता है, बैंक जो बैंक का क्या काम है कि एक हाथ से पैसा लेना, पब्लिक से पैसा उठाना, और फिर दूसरे को जिसको जरूरत है उसको लोन के रूप में देना। अगर वह जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगर उससे रिकवरी नहीं हो पाती है तो फिर बैंक कहाँ से देगा?
तो रिस्क तो वहाँ भी है। और ऐसा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में एक बैंक डूबा है। तो कौन सी बैंक? महालक्ष्मी बैंक करके, ऐसे ही एग्जैक्ट पूर्ण नाम याद नहीं आ रहा है, महालक्ष्मी करके था बैंक, वो डूब गई। तो अब उसमें गवर्नमेंट क्या की है कि 5 लाख का इंश्योरेंस देती है कि 5 लाख तक के अगर आपका रुपया है, शायद उसको बढ़ा के 10 लाख किया गया, कि अगर वहाँ तक पैसा किसी इंडिविजुअल का है तो वह पैसा मिल जाएगा। मतलब मिनिमम गारंटीड रुपीज जो है वो 10 लाख भारत सरकार लेती है, आरबीआई, भारत सरकार कि वहाँ तक के अगर पैसा है, लेकिन उसके ऊपर अगर किसी का पैसा या कंपनी का पैसा है तो वहाँ भी डूबता है। इसलिए रिस्क जानना जरूरी है। रिस्क अगर आप जान लिए तब फिर आपका पैसा बनेगा, हर हाल में बनेगा। अच्छा, एक चीज जनरल जो इंटरप्रिटेशन है लोगों की, आम लोगों की ये समझ की, जैसे रिस्क की बात करें तो बैंक में लोगों का मानना है कि रिस्क कम है, नॉन बैंकिंग कंपनी जो है उसमें रिस्क ज़्यादा है। उसी प्रकार से जो है पोस्ट ऑफिस जो है वो थोड़ा कम रिस्क है। हाँ, LIC जो है वो ज़्यादा रिस्क है। बैंक में रिस्क पोस्ट ऑफिस में रिस्क जो है वो बैंक की अपेक्षा कम है, क्योंकि बैंक का पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट जो है सीधे भारत सरकार के पास जाता है। हम लोग बजट में सुनते हैं आंतरिक उधारी, तो आंतरिक उधारी जो पैसा सब जो आता है वो बैंक से या और सब सिक्योरिटी बॉन्ड भारत सरकार जारी करती है, वो सब संस्थानों से होकर जाता है। इसलिए उस मायने में कि पैसा सबसे कम कहाँ डूबेगा तो वह पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में सबसे कम रिस्क है। उसके बाद फिर PSU बैंक हो गया, क्योंकि PSU बैंक में अगर डूबती है तो गवर्नमेंट उसको पहले ही दूसरे मर्ज कर देता है। PSU बैंक किस प्रकार का बैंक होता है? PSU बैंक जो पब्लिक सेक्टर जो जिसमें भारत सरकार का वैसी कौन सी बैंक जैसे हमारे पास? सबसे बड़ा है SBI है, PNB है। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर। हाँ, यूनियन बैंक हो गया, केनरा बैंक है, ये सब PSU बैंक हो गया। उसी के साथ प्राइवेट बैंक भी है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, IDBI बैंक भी है, प्राइवेट बैंक में ही है, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है। मतलब कंक्लूजन ये है, एक स्तर की कंक्लूजन ये है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो मोस्ट सिक्योर्ड है। हाँ, सिक्योरिटी के रूप में सबसे। जी हाँ। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो PSU बैंक, हाँ, या फिर प्राइवेट बैंक हो गया। बैंक में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका NPA पे ध्यान दीजिए कि NPA कितना है। अगर 4% से ऊपर जैसे ही NPA किसी बैंक का जाता है तो वह अलार्मिंग बेल हो गया। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। ऐसा एसेट जो कि बैंक किसी को उधारी दिया और फिर वापस नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे एसेट को NPA बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि उससे कोई बैंक कमाना बंद कर दिया। ऐसा एसेट जिससे बैंक कुछ कमा नहीं पा रहा है तो उसको NPA कहा जाता है। वह 90 दिन के अंदर अगर ऋणदाता अगर नहीं दे पाता है बैंक को तो उसको NPA उस एसेट को घोषित करना पड़ता है। तो NPA में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कितना बैंक का है। अगर ज़्यादा है तो अगर वह ऐसा बैंक, मान लेते कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक PSU का हो या प्राइवेट बैंक हो जिसका NPA 4%, चूँकि बैंक का एवरेज मार्जिन 2.5 से 4.5 के आसपास रहता है। अगर 4% का NPA हो गया, इसका मतलब जो कमा रहा है जितना उतना डुबा रहा है। अगर 4% से ज़्यादा हो गया उसका मतलब है कि और जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा डुबा रहा है। तो ये आम लोगों की पहुंच तक कैसे NPA का पता लगा, कैसे आम लोग? हाँ, हर एक जैसे जो लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो हर एक क्वार्टर, हर एक 3 महीना पे उसको अपना रिजल्ट कामकाज का डिस्क्लोज करना होता है। उसके साइट पे जाकर आप देख सकते हैं या फिर पेपर में भी आता है जो भी बिजनेस
अच्छा, बिजनेस न्यूज़पेपर जो जी, है बिजनेस न्यूज़पेपर है, उसमें आता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं। हाँ, और नहीं बैंक जागरूक अब लेकिन लोग है कि नहीं हैं। बैंक में एफडी क्या करना अच्छा चीज है, तो बैंक में तो पैसा रखना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है बैंक में लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब तक बैंक सही है। वो तो रिस्क समझने के लिए मैंने बोला कि एनपीए देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दे रहा है, जैसे मान लेते हैं किसी का एनपीए 5% है, 6% है, और उसका एफडी का रेट 10% वो दे रहा है या 9% दे रहा है, और जिसका एनपीए मान लेते हैं 2% है, 2.5% है, और उसका एफडी का रेट 7% है, तो हम 7% को ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग के चक्कर में कहीं बैंक डूब जाए तो हम क्यों सर दर्द लें। तो क्या इस पर सरकार की आरबीआई हाँ, की कोई RBI रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं, इतना से RBI ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना दें? नहीं, उसमें वो तो फिर कंपटीशन के विरुद्ध हो जाएगा। आप जितना भी इंटरेस्ट रेट दीजिए, लेकिन आप कमा दीजिए। आरबीआई हमेशा चेक बैलेंस करते रहती है, लेकिन है कि एक कहावत नहीं है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, कितना हूँ आप कीजिए तभी कुछ न कुछ हो, है ना। चोर चोरी से गया, तुम्बा फेरी से नहीं। तो इसी तरह अब जैसे हाल ही आईसीआईसी का बैंक जो एमडी थी चंदा कोचर, अभी जेल की हवा खा रही है। अब जो करता धरता ही अगर गलत हो जाए, तब अब यस बैंक का भी जो था प्रमोटर, वह भी अभी जेल में है। तो जब करता धरता ही गलत हो जाए तब क्या करें। तो चेक बैलेंस आरबीआई हमेशा करते रहती है, देखते इसी के चलते तो है कि पहले क्वार्टर में उसको बताना पड़ता है कि हम कितना एनपीए है। मतलब अभी भी निगरानी जो है वो फुल प्रूफ नहीं है। नहीं, कहीं भी नहीं है, विश्व में कहीं भी नहीं ऐसा संभव है, क्योंकि हम अपने पैकेट से पैसा आपको दे दिए। अब हमेशा तो आपके पैकेट में हम देखेंगे नहीं कि भाई हमारा पैसा कहाँ है। पैसा तो आपको काम करने के लिए दिए हैं, आप बता रहे नहीं फलना जगह है, ये इस तरह है, लेकिन उसी को तो निगरानी करना है, लेकिन उसमें भी कहीं मिस्टेक हो जाता है। ये मतलब एक एरर हो गया, इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम ही फेल है। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड सा चला है कि लोग शेयर मार्केट में भी पैसा जो है निवेश करते हैं, और जैसा कि सुनते हैं कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्क फ्री होता है और शेयर मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, शेयर मार्केट में मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। बहुत से भी बहुत अच्छा रेगुलेटर है, फिर भी देखा गया है कि यहाँ मैनिपुलेशन बहुत होता है। प्लस रिटेल एक आम पब्लिक को कंपनी पर नज़र रखना वो संभव नहीं है। जो उस स्तर के हैं जिनको कि उस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज है, उसके प्रमोटर को जानते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा तो कंपनी को इंडिविजुअल ही चलाता है, कोई व्यक्ति ही चलाता है। उस एंटिटी को चलाने वाला तो व्यक्ति ही है। अब व्यक्ति किस तरह का है बहुत मायने रखता है, तो उसको तो एक आम पब्लिक नहीं जान पाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जेपी एसोसिएट या वीडियोकॉन। एक ज़माने में वीडियोकॉन बहुत अच्छी कंपनी थी, आज नामो निशान नहीं वीडियोकॉन का। जेपी एसोसिएट भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी थी। या फिर उसके कुछ मिस्टेक, जैसे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप आज करीब दिवालिया के कगार पे है, दिवालिया ही हो गया। तो प्रमोटर की मिस्टेक का अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जो पैसा लगाएंगे, और चूंकि एक आम पब्लिक उतना डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं, तो अपना छोटा गाड़ी कमाए क्यों उतना हाई रिस्क में डालेंगे। कुछ सुरक्षित, सेफ और रिस्क को समझते हुए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको पैसा भी बनेगा और ज़रूरत पड़ने पे काम भी आएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने का मतलब है कि उस कंपनी के जो ऑनर हैं या फिर जो इंडिविजुअल हैं, जो हेड हैं, ये उनकी
विवेक हाँ, उसका और उनकी मैनेजमेंट ईमानदारी पर जी, निर्भर करता है। जी, मतलब हाँ। हम उस पे भरोसा कर रहे हैं, हाँ। सिस्टम पे नहीं। सिस्टम भी चेक बैलेंस करता है, लेकिन सिस्टम हमेशा कहाँ, जैसे अब आपके बगल में थाना है, थाना का काम क्या है, कहीं चोरी डकैती ना हो, आप कोई गलत धमकाए नहीं, लेकिन क्या नहीं होता है, घटनाएं होती रहती, घटनाएं तो होती ही रहती है, घटनाएं तो होगी, लेकिन उसको चेक बैलेंस सिस्टम में करते रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हो जाए, जैसे सत्यम कंप्यूटर प्रमोटर ही गलत कर दिए, तो इसके अच्छा म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क फ्री है? नहीं, रिस्क तो म्यूचुअल फंड में है, चूंकि यहाँ मार्केट वोलेटिलिटी का है, यहाँ भी कुछ गलत लोग करते हैं, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो है कुछ अपना खरीदा, अपना पैकेट पैसा बना रहे थे, या HDFC में घटनाएं 4-5 साल पहले घटी थी, लेकिन ये है कि रिटर्न यहाँ हर हाल में म्यूचुअल फंड में बन जाता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट बने हुए रहेंगे तो हर हाल में यहाँ बनता है। तो ये रिटर्न की जो सिक्योरिटी है, गारंटीड रिटर्न की जो बात आप कर रहे हैं, इसके लिए कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? हाँ, गारंटीड रिटर्न का जो है आपको 3-4 जगह रिटर्न मिलता है। पहला हो गया पोस्ट ऑफिस, दूसरा हो गया बैंक, तीसरा हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, या हाल ही में जो डूबा है सहारा, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी है। चौथा है इंश्योरेंस कंपनी, चौथा उसमें जो इंडोमेंट प्लान है वह डेट वाला पोर्शन आता है, फिक्स्ड रिटर्न टाइप का है, तो वहाँ है। और पांचवा है म्यूचुअल फंड का डेट फंड। तो ये पांचों जगह रिटर्न आता है और सबका अलग अलग रिस्क है। चलिए काफ़ी जानकारी मिली हम लोगों को, हमारे दर्शकों को, और लेकिन अभी हम आपको पूरी तरह से गुड बाय नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जो है जानना अभी बाकी है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगले एपिसोड में, अगली मुलाकात में हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना जो है, जैसा कि आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना जो है अंततः लाभदायक होता है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं और रिटर्न्स की जो है क्या क्या पैटर्न होती है, ये हम जानेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.